श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां छात्राणां सत्रेऽस्मिन् स्वागतं वच्मि। अद्यतनसत्रं वयम् आरभामहे। गतसत्रे अस्माभिः पठितं सूत्रं नुपसर्गे कः, एवं किल? स्मरन्ति? आम्। गतसत्रे किं सूत्रं पठितम् अस्माभिः? आतो नुपसर्गे कः। आतो नुपसर्गे कः। तस्य उदाहरणं किम् आसीत्? दूधः, पार्श्मित्रम्, पार्श्मित्रम्, अङ्गुलित्रम्, अङ्गुलित्रम् इत्यादि उदाहरणानि आसन्। अस्तु, तर्हि अद्यतनसत्रम् आरभामः। अद्य किं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयम्? सुपिस्थः। द्विपदात्मकं वर्तते इदं सूत्रं सुपिस्थः। अस्य सूत्रस्य योगविभागः भवति। योगविभागः नाम, योग विभाग किसे कहते हैं कि एक सूत्राणां विभागः। योगः नाम सूत्रम, योग कहते हैं सूत्र को, और एक सूत्र को विभाग मतलब अलग अलग कर देना ही योग विभाग मतलब एक सूत्र में से दो सूत्र बना देना ही योग विभाग कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहा? योगोयम विभज्यते। भाष्यकार ने कहा है कि इस सूत्र में हम योग विभाग करेंगे। तो कैसे योग विभाग करेंगे? तो कहा सुपि एक सूत्र बनेगा और स्थः एक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो सुपि इस सूत्र का पहले हम अर्थ देखते हैं और उदाहरण देखेंगे, उसके बाद स्थः इस सूत्र का अर्थ और उदाहरण समझेंगे। ठीक है, तो आपका एक सूत्र बना सुपि और दूसरा सूत्र बना स्थः। तो सुपि यह जो सूत्र है, सुपि इस सूत्र में कल हमने क्या सूत्र पढ़ा था पिछले सत्र में? आतो नुपसर्गे। ठीक है, उस सूत्र से हम आतः मतलब आकारांतः, आदंतः, इसकी अनुवृत्ति ले लेंगे। समझ में आया? आतो नुपसर्गे कहा, ये जो है आतो नुपसर्गे कहा, इस सूत्र से हम आतः, ये जो आतः इसकी अनुवृत्ति ले लेंगे और कहा, इन दो पदों की अनुवृत्ति ले लेंगे। ठीक है, तो अनुवृत्ति लेंगे, हाँ, आतः और अनुपसर्गे की अनुवृत्ति नहीं लेंगे, आतः और कहा इन दो पदों की अनुवृत्ति लेंगे। अनुवृत्ति लेने के बाद सूत्र का अर्थ क्या बना? सुपि मतलब सुबंते उपपदे। ये दिख रहा है ना? दिख रहा है या जूम करूं? नहीं दिख रहा है। हाँ, ठीक है, क्या कहा? सुबंते उपपदे। सुपि ऐसा कहने से क्या अर्थ हुआ? सुबंते उपपदे। अब ये जो हमने आतः की अनुवृत्ति ली थी उसका अर्थ क्या किया? आदंतात् धातोः। ठीक है, आदंतात् धातोः कः स्यात्, नाम कः प्रत्ययः स्यात्। तो सुबंत उपपद रहने पर आकारांत धातु से का प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अगर एक ही सूत्र रखते सुपिस्थः, योग विभाग नहीं करते तो अर्थ क्या होता पता है? सुबंत उपपद रहने पर केवल स्था धातु से का प्रत्यय होता है, ये अर्थ धातु से। ठीक है, केवल स्था धातु से। तो यदि केवल स्था धातु से होगा तो फिर ये जो द्विपः, पादपः, कच्छपः, उदाहरण पढ़ते हैं हम। द्वाभ्याम पिबति इति द्विपः। ठीक है,
द्वाभ्याम मतलब दो बार द्वाभ्याम दो से पीता दो है, दो के द्वारा पीता है। मतलब दो के द्वारा कौन पीता है बताओ, दिमाग लगा। हाथी, गजह। गजह, हाथी का जो सूंड होता है ना उसमें दो नाक बनी होती है, ठीक है, वो दोनों से उठा करके जल को पीता है। तो द्वाभ्याम पिबती, ठीक है, द्वाभ्याम यह सुबंत हुआ तृतीया का द्विवचन, ठीक है, द्वाभ्याम तृतीया विभक्ति होगा। अब यहाँ देखो कर्म उपपद नहीं कहा है, कर्मणि उपपदे ऐसा नहीं कहा है, इसलिए द्वितीया विभक्ति ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कह दिया सुबंत उपपदे। सुबंत में तो सु औजस अम औक्षस सारी विभक्तियां आ जाती हैं, है ना। तो सुबंत उपपद होने के, सुबंत उपपद में हो तो द्वाभ्याम मतलब तृतीया विभक्ति उपपद में है, उपपद मतलब समीप में है, तो द्वि समीप में रहते द्वाभ्याम पिबती, क्या धातु है, पिबती मतलब पा पाने, ठीक है। तो सुबंत उपपद रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होता है। अब यह जो धातु है पिबती, पिबती में क्या धातु बताई इन्होंने, पा धातु, पा पाने, आपकी धातु है पा पाने, ठीक है। तो सुबंत उपपद रहने पर पा पाने धातु से क प्रत्यय होता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ, किस सूत्र का अर्थ हुआ, सुपी, केवल सुपी इसका अर्थ हुआ, ठीक है। अगर योग विभाग नहीं करते सुपिस्थः मतलब के सुबंत उपपद रहने पर केवल स्था धातु से ही क होता है, तो फिर यहाँ पे द्वाभ्याम पिबती में तो पा धातु है, स्था धातु है नहीं, है ना, तो यहाँ पे क प्रत्यय नहीं हो पाता, ठीक है, क प्रत्यय नहीं हो पाता, तो द्विपः पादपः कच्छपः ये सब नहीं बन पाता, ठीक है ना, ये दोष आ जाता। इसलिए क्या कहा कि आप योग विभाग कर दीजिए, योग विभाग कर लेने से सुबंत उपपद होने पर आकारांत सभी धातुओं से क प्रत्यय हो जाएगा। बात समझ में आई, सूत्र का अर्थ समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, नहीं, हाँ हिमांशु, जी मैम क्लियर है, क्लियर है या कुछ संदेह है, हो तो पूछो। सुबंत उपपद में होना चाहिए, आकारांत धातु होना चाहिए, तो का प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब हम उदाहरण रूप सिद्धि पे चलते हैं, सूत्र का अर्थ यदि समझ में आया तो, ठीक है। अच्छा चलो, ये जो स्थः सूत्र है साथ में इसका भी अर्थ समझ लो, आसान रहेगा। स्थः जो सूत्र है, अब ये सूत्र में क्या कह रहे हैं कि सुपी, अब स्थः इस सूत्र में पहले वाला सूत्र कौन सा हुआ, अब सुपी हो गया, सुपी, सुपी पहले वाला सूत्र हो गया स्थः इस सूत्र के लिए, तो हम सुपी की अनुवृत्ति स्थः में ले लेंगे, ठीक है, सुपी जो सूत्र है हम उसकी अनुवृत्ति आगे मतलब स्थः सूत्र में ले लेंगे। जब सुपी की अनुवृत्ति हम ले लेंगे फिर क्या अर्थ बना कि सुबंते उपपदे, स्थः मतलब तिष्ठते है, मतलब स्था धातु से कह स्यात्, मतलब सुबंत उपपद रहने पर स्था धातु से भी क प्रत्यय हो जाता है, ठीक है जी। हाँ तो अब उदाहरण देख लो, हाँ क्या उदाहरण बनाया इन्होंने, समस्तः, द्विपः, ठीक है, द्विपः, सुपी का उदाहरण क्या बनाया, द्विपः, हाँ। योग विभाग आपको ये संदेह नहीं हो रहा है कि स्था भी तो आकारांत ही धातु है, हाँ आकारांत ही है ना, स्था भी तो आकारांत ही धातु है, तो फिर ये तो सुपी इतना कहने से ही हो जाता,
सुबन्ते उपपदे आकारांता धातोः कः स्यात्, जी है ना। तो कह रहे हैं कि पाणिनि ने पहले ही सूत्र बना दिया सुतिस्थः। पतंजलि को लगा, पतंजलि ने क्या सोचा, यदि सुतिस्थः एक सूत्र रहा पाणिनि का, एक ही सूत्र होने पर क्या हो जाएगा कि केवल स्था धातु से ही हम क प्रत्यय कर पाएंगे। पा रक्षणे है, पा धातु है, मतलब पिबती इस अर्थ में, इनसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ शब्द हैं जो द्विपह, पादपह, कच्छपह ये नहीं बन पाएंगे, केवल स्था धातु के ही रूप बन पाएंगे, समस्तः विषमस्तः। इसलिए महाभाष्यकार ने क्या कहा कि आप योग विभाग कर दीजिए। योग विभाग करने से सुपी अलग सूत्र बन जाएगा, थह अलग बन जाएगा। जब योग विभाग करेंगे तो केवल सुपी इतने से ही काम बन जाएगा, वस्तुतः स्था की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि पाणिनि ने सूत्र में कहा है तो अब यहाँ पे इसको स्पष्टार्थ कह करके इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। वस्तुतः स्था की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी पाणिनि ने सुपिस्थः सूत्र में कहा है, इसलिए योग विभाग करके इसको स्पष्टार्थ हम यहाँ पे स्थापित करेंगे, ठीक है। द्विपः हम बनाते हैं द्विपः, द्वाभ्याम पिबती। तो क्या रखेंगे हम मूल शब्द द्वि और रखेंगे। अलौकिक विग्रह वाक्य बताइए। द्वाभ्याम पिबती इति द्विपः, ये कैसा विग्रह वाक्य है? ये लौकिक विग्रह वाक्य है। मैंने बताया था ना, दो प्रकार के विग्रह वाक्य होते हैं, लौकिक विग्रह वाक्य और अलौकिक विग्रह वाक्य। लौकिक विग्रह वाक्य का मतलब कि हम जिसको बातचीत में, व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं लौकिक विग्रह। तो द्विपः इसका जो विग्रह वाक्य है, द्वाभ्याम पिबती, हम लोक में व्यवहार में हाथी एषः गजः द्वाभ्याम पिबती ऐसा भी हम बोल सकते हैं, है ना। बोल सकते हैं कि नहीं? एषः द्विपः गजः द्वाभ्याम पिबती, हाथी दो से पीता है, मतलब दो नासिका से पीता है, ठीक है। तो द्वाभ्याम पिबती इसका प्रयोग हम व्यवहार में कर सकते हैं, लेकिन द्वाभ्याम में तृतीया द्विवचन है, द्वि और भ्याम, द्वि और स्थिति क्या रही? द्वि तथा भ्याम। हाँ, और आगे पिबती पा पाने ये धातु। तो अब ये बताओ, द्वाभ्याम पिबती एषः गजः द्वाभ्याम पिबती, ये तो आप प्रयोग बना सकते हो, लोक में प्रयोग कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्या एषः गजः द्विभ्याम पाति ऐसा प्रयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना। द्विभ्याम पाति इसका प्रयोग आवाज आ रही है दीदी कुछ। हेलो, सही आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, लेकिन कहीं पीछे से आवाज आ रही है, किसी छात्र के यहाँ से आ रही है पीछे से आवाज। म्यूट कर लो, और अगर कुछ संदेह हो तो पूछ लेना माइक अनम्यूट करके, ठीक है। बाकी सभी म्यूट कर लो, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। तो जिस प्रकार हम लोक में द्वाभ्याम एषः गजः द्वाभ्याम पिबती ऐसा प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन एषः गजः द्विभ्याम पा टिप ऐसा प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए द्विभ्याम पा ये जो विग्रह वाक्य है, इसको हम कह देते हैं अलौकिक विग्रह वाक्य, और जिसका हम लोक में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि द्वाभ्याम पिबती, इसको हम कह देते हैं लौकिक विग्रह वाक्य, ठीक है। समझ में आया? तो अब द्विभ्याम पा ये जो अलौकिक विग्रह वाक्य है,
इस स्थिति में हम क्या करेंगे, सुपी, इस सूत्र से सुबंत उपपद में होने पर, अब द्वि और भ्याम ये सुबंत है, सुबंत उपपद होने पर पा पाने यह धातु हम यहाँ पे स्थित की कर लेंगे। पा धातु से किसी भी आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है, तो हमने क प्रत्यय कर लिया। द्वि भ्याम पा क ये हमारी स्थिति है। अब क का आप अनुबंध लोप मतलब संज्ञा कर लीजिए, ल शक्व तद्धिते, ठीक है। ल श कु, कु मतलब कवर्ग, लकार शकार और कवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। तो क मात्र की इत संज्ञा करेंगे तो क में जो अ है वो वहां पे शेष रह जाएगा, बाकी ककार का तस्य लोपः, ठीक है। तो स्थिति है आपकी द्वि भ्याम पा अ, ये स्थिति है। अब इस स्थिति में क्या करना है आपको, बोलो अब। आतो लोप इति च। हाँ, आ तो लोप इति च, इस सूत्र से हम पा धातु के आकार का लोप कर लेंगे, ठीक है। जब पा धातु के आकार का लोप किया तो क्या अवशेष रहा, आधा प। अब प में आप आकार का संयोग कर लो, प और अ मिश्रण करके प बना। अब यहाँ पे क्या होगा, उपपद समास, उपपद समास हो जाएगा। उपपदमतिं, इस सूत्र से उपपद समास करके फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुप प्रत्ययों का लुक हो जाएगा। ये जो सुप प्रत्यय है भ्याम, उस भ्याम का हम क्या कर लेंगे, लोप कर लेंगे, ठीक है। लोप मतलब अदर्शन हो गया। तो समास करने का मतलब क्या हुआ कि जो दो अलग अलग शब्द थे वो दो अलग अलग शब्द एक बन गए। तो इस प्रकार आपका शब्द बना द्विप। यह द्विप शब्द कृदंत हुआ। द्विप शब्द क्या हुआ, कृदंत हुआ। अब इस कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा करके सु प्रत्यय करके आप सु का रुत्व विसर्ग कर लीजिए, द्विपः बन गया, ठीक है, द्विपः। ऐसे ही आगे चलो, पादपः, आगे कौन सा शब्द है आपका, पादपः। पादेन पिबति, पादेन पिबति। पादपः किसे कहते हैं पता है, हाँ पौधे को, हाँ पौधों को कहते हैं पादपः, ठीक है। पादेन मतलब जो मूल है, पाद किसको कहा यहाँ पे, मूल को, जड़ को कहा पाद, ठीक है। तो पादेन मतलब मूलेन पिबति, जैसे हम उसमें जल डालते हैं, पौधों में जब पानी डाला जाता है तो वो अपने जड़ के माध्यम से पी लेते हैं उसको, ठीक है, और पी करके फिर वो बढ़ते हैं, है ना। तो उसी को कहा पादेन पिबति, ठीक है। तो पिबति यहाँ पर भी क्या धातु है, पा पाने, और पादेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो पादेन पिबति ये तो हो गया लौकिक विग्रह वाक्य। अब अलौकिक विग्रह वाक्य होगा, पाद क्या होगा बताओ, पादेन भ्याम, नहीं, भ्याम नहीं होगा, पाता, पातिप, हाँ पादेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसलिए पाद और टा ताप, बिल्कुल, पाद ता और पिबती धातु का पा, पा है ना। पिबती का क्या हो गया, पा पाने, हाँ, पाद टा और पा, ये स्थिति है हमारी। अब सुपी सूत्र है हमारा, सुपी मतलब सुबंत उपपद होने पर आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है। सुबंते उपपदे पाद टा, इस सुबंत के उपपद में होने पर आकारांत पा धातु से क प्रत्यय कर लीजिए, ठीक है। क प्रत्यय करने के बाद अब लशक व तद्धिते से आपने इस संज्ञा कर ली ककार की, तो अवशेष रहा अ। हाँ, अब इस स्थिति में क्या करेंगे फिर, रचना दीदी माइक उठा के बोलिए। अच्छा हाँ चलो, अभी ठीक है आवाज,
जी जी। हाँ, तो अब बताओ रचना शालिनी, पाद टा पा अ, इस स्थिति में क्या बोलोगे, क्या करोगे? आ का लोप करेंगे मैम। बिल्कुल सही, आ का लोप करेंगे। सूत्र बोल सकते हो? आप लोप वेरी गुड। आ तो उपदेश नहीं नहीं, आप पा धातु के लोप आकार का लोप करना है। आत आत हाँ क्या आतोप अनुसार के लोप तो करना लोप है होगा। रवि रंजन, लोप करना है। आतोन उपसर्गे कहा से क प्रत्यय होता है। आतो लोप इति च हाँ आतो लोप इति च। हाँ, आतो लोप इति च, इस सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो पाद टा प अ ये स्थिति है आपकी। अब प अ जो प्रत्यय का अ है उसको प में मिला लो, प बन गया, है ना? पाद टा प। हाँ, अब बोलो क्या करेंगे? हाँ, विभक्ति का लोप कर देंगे। अब हमें समास अब समास के बाद विभक्ति लोप होगा। समास करेंगे, उपपदमतिंग से हम समास करेंगे। समास करके विभक्ति का लोप करेंगे। कर लेंगे। ठीक है, विभक्ति का लोप होने के बाद पादप आपका कृदंत शब्द बन गया, पादप। ठीक है, अब इस कृदंत शब्द से सु प्रत्यय करके आप रुत्व और विसर्ग कर लेंगे तो पादप पादप हो जाएगा। समझ में आया? जी। ये सारे शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जब इन शब्दों का अभ्यास हो जाता है तो आपकी प्रक्रिया दृढ़ हो जाती है ना? किसी भी शब्द की प्रक्रिया करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा? कच्छपः, ऐसे ही बनेगा कच्छपः। क्या कहा? लौकिक विग्रह वाक्य, कच्छम आत्मनः मुख संपुटम पाति इति कच्छपः। कच्छप किसे कहते हैं पता है? कछुआ को। हाँ, कछुओं को कहते हैं कच्छपः। ठीक है, तो कछुए को कच्छपः क्यों कहा? तो कह रहे हैं कच्छम आत्मनः मुख संपुटम पाति, मतलब कच्छम किसे कहा कि ये जो मुख संपुटम, जैसे कछुए को कोई स्पर्श करे तो वो क्या करता है? अपने सिकोड़ लेता है। हाँ, अपने मुख को क्या करता है? अंदर डाल लेता है। उस अपने मुख की रक्षा, जैसे ऐसे मुंह है होता है उसका, तो उस मुंह को वो अंदर छिपा लेता है ना? तो कच्छम आत्मनः मुख संपुटम पाति, कच्छम से किसे कहा? मुख संपुटम, मतलब मुख का जो भाग है उसका, उसे कहा मुख संपुटम। ठीक है, तो मुख संपुटम कच्छम आत्मनः, अपने अंदर पाति, रक्षा करता है, इसलिए उसे कहा रक्षा कच्छप। करता। ठीक है, तो यहाँ धातु है पा रक्षणी। ठीक है, तो कच्छम कर्म है, कर्म उपपद रहते पा धातु से करना है क प्रत्यय। ठीक है, कच्छ सुबंत उपपद रहते कच्छ अम, और पारक्षणे इस धातु से हम क्या करेंगे? क प्रत्यय कर लेंगे। क प्रत्यय करेंगे। वैसे ही बन जाएगा, क की संज्ञा अनुबंध लोप हो जाएगा। कच्छ अम पा अ। अब आतो लोप टीचर से आकार का लोप कर लो, प कच्छ अम प। अब उपपदमति समास हो करके सुप्लुक हो जाएगा तो कच्छपः। अब सु प्रत्यय करके बना लिया कच्छपः। क्या? चलो अब आगे चलते हैं। स्थः, अब सूत्र है आपका स्थः। इस स्थः में हमने सुपी की अनुवृत्ति ली थी, उधार लिया था। ठीक है, तो उधार लेकर के अर्थ क्या बना? सुबंते उपपदे तिष्ठते ही कह स्यात्, मतलब सुबंत उपपद रहकर तिष्ठते मतलब स्था धातु से हो जाता। तो समे तिष्ठति इति समस्थः, विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः। तो समे सुबंत उपपद रहकर स्था धातु से, सुबंत उपपद रहकर स्था धातु
स्था धातु से। ठीक है। जी। हाँ, क्या है स्थिति आपकी? सम। सम उपपद रहने पर दिख रहा है ना पूरा उदाहरण वगैरह? हाँ, सम। सप्तमी है ना मैम, समी। हाँ, समे तिष्ठति इति समस्थः। ठीक है। तो सम और सम। हाँ, सम विभक्ति लगा लो, सप्तमी विभक्ति। नी। सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या प्रत्यय होता है? हाँ, सम, नी और स्था। ठीक है। स्था इस सूत्र से हमने सुबंत उपपद में है, समीप में। उपपद मतलब समीप। ठीक है। सुबंत समीप में है, समीप रहते हुए स्था धातु से हमें क प्रत्यय कर लेना है। तो स्था और क। अब क का आप अनुबंध लोप कर लो, लसत्व तद्धिते। हाँ, अब हा के आकार का आतो लोप इति च से लोप कर लो। ठीक है। जी। तो आकार का लोप करने के बाद क्या बना? आधा थ रहा, थ और अ। मिक्स कर मिल लो। गया। हाँ, डालो, सम्मेलन कर लो, स्थ। अब उपपद मतिंग से समास कर लिया, समास करके सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप कर लिया, समस्थ। अब इस कृदंत शब्द से आपने प्रातिपदिक संज्ञा करके तू प्रत्यय कर लीजिए आप, समस्थ। हाँ मैम, यहाँ पर हाँ, सुपिचा से या स्था से होगा का प्रत्यय? स्था इस सूत्र से का प्रत्यय करेंगे हम, क्योंकि स्था ऐसा विशेष सूत्र हमें दिख रहा है ना योग विभाग करने के बाद। जी। हाँ, जब विशेष सूत्र बना हुआ है तो सुपी तो क्या है, सामान्य सूत्र हो गया, सभी आकारांत धातुओं से करता है, इससे भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब विशेष विधान कर दिया, जब स्था को हाँ, इसी सूत्र से करेंगे। जैसे कि घर में माँ ने सभी के लिए खाना बनाया है, सभी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन जो घर में छोटा है उसको नाम लेकर के बुला लिया। जी हाँ, समझ गया। यहाँ पे जब है ना? सुबंत रहेगा, बिल्कुल। तो स्था वैसे धातु रहेगी। यहाँ पर स्था इस सूत्र के पढ़े जाने से स्था सूत्र से ही हम यहाँ समझ में आ गया? जी। जी मैम। तो इसी प्रकार विषमस्थः विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः। ठीक है। जैसे गाड़ी, आपकी गाड़ी जा रही है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो गाड़ी कैसी जगह, मतलब कहाँ पे है, ठीक ठाक है या नहीं? अगर उबड़ खाबड़ जगह पे है तो आप उसको कहते हैं विषमस्थः, है ना? विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः, है ना? और अगर एकदम सही रास्ते पे है, एकदम अच्छे, एकदम सीधे रास्ते पे है तो समस्थः। आया समझ में? तो इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ, सुपिस्थः। ठीक है। योग विभाग किया है, यही यहाँ पे विशेष है। आगे कह रहे हैं कि आरंभ सामर्थ्यात् भावेति कहा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हमने क प्रत्यय किया, द्वाभ्याम पिबति इति द्विपः, पादपः, कच्छपः, इससे किसका कथन हो रहा है? कर्ता का या कर्म का या क्रिया का? कर्ता का। कर्म का। नहीं, अच्छा कर्म का कैसे हो रहा है? द्वाभ्याम पिबति, दो नासिकाओं से पीता है, कौन? द्विपः गजः। पादेन पिबति, मतलब पाद मतलब मूल, जड़। कर्ता का होता है मैम। हाँ बिल्कुल सही, है ना? तो ये कर्तरीकृत होता है ना? बिल्कुल कर्तरीकृत। हाँ, कृत प्रत्यय जो है कर्ता अर्थ का ही बोध कराते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मूल में कहा है सिद्धांत कौमुदी कि भावेति कहा, है क प्रत्यय, यह क प्रत्यय कभी कभी भाव में भी हो जाता है। भाव मतलब क्रिया। क्रिया। ठीक है।
क्रिया में हुआ। यह क प्रत्यय कभी कभी क्रिया का भी बोध कराता है। मैम आवाज आ रही है, आवाज आ रही है कहीं से। कहीं से आवाज आ रही है, अब म्यूट कर लो। हाँ ठीक है, तो कहीं अभी आ रही है आवाज, शोर आ रहा है? नहीं मैम, क्लियर क्लियर है जी। शोर तो नहीं है ना? तो कह रहे हैं आरंभ सामर्थ्यात भावेपि कहा, कहीं कहीं भाव में भी मतलब क्रिया अर्थ में भी क प्रत्यय देखा जाता है। तो क्या उदाहरण बनाया इन्होंने? आखूनाम उत्थानम, आखूनाम उत्थानम, आखू मतलब आसमन्तात् खनति इति आखुः, उनादि सूत्र से बनता है ये। आसमन्तात् खनति मतलब किसी चीज को चूहे क्या करते हैं? खूनते हैं, उनके जैसे हाथ में बिल, कुछ, हाँ बिल खूनता है, बिल ले लो, या बिल। उनके हाथ में कुछ भी आ जाए, प्लास्टिक का ही हाँ कोई चीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या करते हैं? उसको खोद देते हैं अपने उससे, हाँ। दांतों से क्या करते हैं? पूरा खोद देते हैं, थोड़ा सा भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। आसमन्त खनति, खोद देते हैं। तो ठीक है, आँखों मतलब चूहा, आँखों कहते हैं चूहे को। तो आँखों नाम उत्थानम, ठीक है, कहीं चूहा पड़ा है तो उसको उठाया, उठाना, उठाने की जो क्रिया है उसको कह दिया उत्थान। पठनम मतलब पढ़ना, दर्शनम देखना, देखना, हंसना, वैसे ही उत्थानम मतलब उठाना, उठाना। ठीक है। तो आखूनाम उत्थानम मतलब चूहों का उठाना, उठाने की क्रिया, उठाना मतलब उठाने की क्रिया, क्रिया है ना। तो उसको कह दिया आखूत्थः, क्या कह दिया? आखूत्थः, ठीक है। तो आखू, आखू नाम षष्ठी बहुवचन है, ठीक है। षष्ठी बहुवचन में क्या किया इन्होंने? आखू, एक मिनट, हाँ, आखू और षष्ठी बहुवचन में आम प्रत्यय रख लो, आम प्रत्यय करके, हाँ, आखू और आम। हाँ, इस स्थिति में क्या करना है आपको? उत्थानम क्या है आपका? उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु। अब यहाँ पे क्रिया का बोध कराते हो, कर्ता को नहीं कहेगा बल्कि क्रिया को कहने में स्था धातु से क प्रत्यय हो जाएगा। स्थः इस सूत्र से, स्थः इस सूत्र से आखू आम उद स्था का प्रत्यय हो जाएगा। अब का प्रत्यय का अनुबंध लोप करके अशेष रहेगा, ठीक है। आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। आकार का लोप होने के बाद अ का समास हो जाएगा उसमें। अब यहाँ पे बन जाएगा। हाँ, ये जो स्थ का स है ना, उदह स्था स्तंभोः पूर्वस्य, वो पूर्वस्य, हाँ, उससे संधि होकर के उत्थः, हाँ बन जाएगा क्या? उत्थः, जी, ठीक है। उत्थः समास होकर के आप सुबंत का लोप कर लीजिए, आखू ऊ, अब यहाँ सवर्ण दीर्घ कर लीजिए, आखू ऊ को ऊ बना लीजिए, अतः सवर्णी दीर्घ, आखूत्थः बन गया। प्रातिपदिक संज्ञा, सुप्रत्यय और रुद्र विसर्ग, इस प्रकार आपका प्रकाश जी नहीं बाजू। हाँ, यह सूत्र पूर्ण हुआ आपका आखूत्थः। तो योग विभाग किया है सुपी